मोल इलेक्ट्रॉन के लिए जो आवेश होता है कूलाम में वो कितना होता है हम लोग को पता होना चाहिए। एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक, कितना होता है 96500 कूलाम। ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश हम लोग ने निकाला है वो होता है इतना। ठीक, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, पॉजिटिव इसलिए आएगी क्योंकि कैथोड की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, एनोड की हमेशा कम होती है। ठीक है, हाँ जी। ठीक, ऐसे ही हमें क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन को भी कर लेना है। ऐसे ही आप लोग सेकंड वाले क्वेश्चन को भी करेंगे, इसमें भी हमें क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एलएसआई हिंदी मीडियम के एक नए सीरीज में, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था, और आज के लेक्चर में हम लोग उसी न्यूमेरिकल वाले सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, और आपके लिए लेकर आए हैं हम लोग आज के कुछ और नए नए क्वेश्चन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आप सभी जुड़ जाइए लेक्चर में। जी, महादेव जी, हेलो सर, हेलो 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 हेलो, सबको हेलो, राधे राधे जी। हाँ, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लाइव सेशन, और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आइए हम लोगों ने यहां तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, यानी हम लोगों ने जो कोई क्वेश्चन कल सॉल्व किए थे वो लगभग हमारे नष्ट समीकरण से, गिब्स मुक्त ऊर्जा से, और जो हम लोग के की वैल्यू निकाल रहे थे उससे, सारे क्वेश्चन हम लोग लगभग लगा लिए थे, जो कि हमारे वैद्युत रासायनिक सेल वाले क्वेश्चन थे। आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आइए चेक करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित अभिक्रिया में Cr2O72 माइनस आयनों के 1 मोल के अपचयन के लिए कूलाम में विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। काफी देखिए आसान क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है। अब आप लोग हमें बताइए, महादेव जी, जी सर, हाँ ठीक, आप लोग हमें बताइए कि एक मोल एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, बस उसी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि एक मोल के अपचयन के लिए कूलाम में कितनी विद्युत की कितनी मात्रा का आवश्यकता होगी, यानी एक मोल के, ठीक, अपचयन के लिए, यानी ये मॉलिक्यूल हमारा जो दिया हुआ है, ये जो आयन दिया हुआ है, इसके एक मोल का अपचयन कराना है, तो विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ने क्या कह रहा है। ये तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास रिएक्शन है, ये हमारे पास जो रिएक्शन दिया हुआ है Cr2O72 माइनस, फिर 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Cr3 प्लस और 7H2O, तो हमें देखिए पता है, ठीक है, हमें यहाँ पे पता है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए जो आवेश होता है कूलाम में, वो कितना होता है हम लोग को पता होना चाहिए। एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक, कितना होता है 96500 कूलाम। ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश हम लोगों ने निकाला है वो होता है इतना। ठीक, ये इतना होता है। तो यहाँ पे अब ये पूछ रहा है कि इस आयनों के एक मोल को अपचयन करने के लिए, तो आयन हमारा तो एक ही मोल है ना, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, कोई नंबर नहीं है, तो आयन तो हमारा एक मोल ही है। अब इस एक मोल के अपचयन में कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इस एक मोल के, ठीक, इस एक मोल के अपचयन के लिए। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, हाँ विवेक प्रताप जी, गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून, ठीक, हाँ।
तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 96500 कूलाम होता है। तो इसके 1 मोल के अपचयन के लिए कितने आवेश खर्च होंगे? ठीक है? तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने खर्च हो रहे हैं? 6। 1 मोल में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का और 1, ठीक है? यहाँ पे 1 मोल के लिए देखिए, इसके 1 मोल के अपचयन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं। तो हमें पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? तो हमें बस क्या करना है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है? इसका देखिए, इसका कितना है ये तो खुद 1 मोल है। ये कितना है? ये 1 मोल है, ठीक? और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 मोल। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश मतलब चार्ज कितना होगा? तो 6 × 96500 कूलाम हो जाएगा। इसे आप लोग कर दीजिए मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। हाँ, मोहित दुबे जी नमस्ते। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 6 का मल्टीप्लाई करिए, 0 0 6 पंजे 30 का 0, ठीक है? कैरी कितना हो गया? 3 6 36 37 38 39 39, ठीक? का 9 फिर 3 आया, 6 9 54 55 56 57, ठीक है? ये आ गया हमारा 57900। एक बार चेक कर लीजिए, इतना कूलाम हमारा आना चाहिए, इतना कूलाम आना चाहिए। देख लीजिए क्या है, मैंने मल्टीप्लाई सही किया है, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है? ठीक है, 6 का 0 हम करेंगे, 6 6 0 का 0 0 6 पंजे 30 का 0 3 6, ठीक है? 54, ठीक है? एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग फिर से, मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए क्या सही है? 69500, ठीक है? हाँ, 36 37 39 6 9 54 55 57, ठीक है? एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। तो इतना कूलाम आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। जी सर, जी हाँ। माधुरी गौतम जी, हाँ, एकदम ये करेक्ट है। तो बस यही हमें करना था, सिंपल सा क्वेश्चन है। जितना इलेक्ट्रॉन दिया है उसमें हमें क्या करना है? बस इसी से मल्टीप्लाई कर देना है। जितना इलेक्ट्रॉन दिया उसमें हमें कूलाम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन एकदम आसान था। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए। हाँ, एलएसआई वाला, हेलो सर, हेलो, राधे राधे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। तो आसान क्वेश्चन था केवल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ तो है, लेकिन यहाँ पे है क्या? देखिए इस क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले गैल्वेनिक सेल का मानक सेल विभव ज्ञात कीजिए। मानक सेल विभव क्या होता है? मानक सेल विभव का मतलब क्या होता है? मानक सेल विभव का मतलब होता है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल, इसी को बोलते हैं हम लोग मानक, मतलब नॉट लगा हुआ है, सेल विभव, ठीक? अब इस चीज को निकालने का फार्मूला क्या होता है? ई नॉट सेल निकालने का फार्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक? कैथोड माइनस एनोड करना होता है। अब मैं देखिए आपको आइडिया दे दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं, हमें बस क्या करना है, इस रिएक्शन से कैथोड एनोड पर कौन सी अभिक्रियाएं हो रही है उसे पहचानना है, ठीक है? एलएसआई वाला कितना क्वेश्चन हुआ? अभी बस एक ही क्वेश्चन हुआ है आज के लेक्चर में। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने 4 या 5 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है? क्वेश्चन लेंदी टाइप के हैं, टाइम लग रहा है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? ओके, ठीक। हाँ, आइए चलिए देखिए, तो यहाँ पे ई मानक सेल विभव निकालने का फॉर्मूला मैंने दे दिया। अब हमें कैथोड और एनोड पहचानना है। कैथोड और एनोड इसमें कौन है उसे हमें क्या करना है? पहचानना है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं अगर पहले रिएक्शन की बात करूं तो हमारा देखिए जो पहला रिएक्शन क्या दिया है, 2Cr सॉलिड, ठीक? अब देखिए Cr सॉलिड से किसमें जा रहा है? Cr3 प्लस AQ में। तो यहाँ जा रहा है 2Cr क्रोमियम 3 प्लस AQ में। तो जब कोई भी चीज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो चार्ज बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ बताइए? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2Cr है। अब यहाँ पे चार्ज कितना है? 0। 2Cr पे चार्ज कितना है? क्रोमियम पे चार्ज 0 है। अब यहाँ पे चार्ज कितना होगा? 2 3 जा 6 हो गया। यानी इसने क्या किया होगा? इसने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला होगा। यहाँ पे हमें चार्ज कैसे निकालते हैं? +6 और यहाँ -6, 0 हो गया, और इधर भी क्या हो गया हमारा? 0, ठीक? तो 6 इलेक्ट्रॉन इसने निकाला होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग कि ऑक्सीकरण हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ऑक्सीकरण हमेशा होता है एनोड पर। ऑक्सीकरण कहाँ होता है? हमेशा एनोड पर होता है। तो ये रिएक्शन कहाँ होगा? एनोड पर, एट एनोड। चलिए, अब दूसरा हम आते हैं कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर क्या होगा? तो कैथोड पर होता है अपचयन, और अपचयन क्या हुआ? आइए चेक करते हैं। तो हमारा अपचयन किसका हो रहा है? देखिए, कैडमियम का, यानी 3CD2 प्लस AQ से, ठीक, यही 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, ये किसमें कन्वर्ट हो गया है? 3CD में, 3 कैडमियम में ये कन्वर्ट हो गया है, कैडमियम में, और ये सॉलिड रहेगा, यहाँ देखिए छूट गया है, कैडमियम सॉलिड में ये कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है चार्ज घटा, ठीक है, चार्ज देखिए 3 दूनी 6 प्लस से घट के 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ चार्ज घटेगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब होता है अपचयन। चार्ज घटने का मतलब अपचयन होता है, इतना हम लोगों ने, हाँ, हेलो, निशिका स्टडी लवर, हेलो सर, हेलो, हाँ। तो हमें इतना तो पता है, ऑक्सीकरण अपचयन। लेकिन इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ी है, विभव नहीं दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे? एनसीईआरटी क्वेश्चन में चीजें दी नहीं रहती हैं, वो हमें टेबल से देखना पड़ता है। तो इसका विभव बस हमें क्या करना है, अब हमें ऑक्सीकरण अपचयन में हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए हमारा होगा क्या, अगर मैं इसके ऑक्सीकरण विभव को लिखूंगा तो कैसे लिखेंगे? मानक ऑक्सीकरण विभव कैसे लिखेंगे? ई नॉट। अब इस चीज को कैसे लिखेंगे? कैथोड पे, ठीक है, पहले हम लोग कैथोड को लिखते हैं, ठीक है, सॉरी एनोड को लिख लेते हैं हम लोग। क्या है? ई नॉट किसमें जा रहा है? ये सीआर से जा रहा है, Cr3+ में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है ऑक्सीकरण विभव। ऐसे ही अपचयन विभव दिया होगा, ई नॉट, ठीक, क्या दिया होगा? CD से CD2+, इसकी वैल्यू कुछ दी होगी, तो दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ, हाँ, गुड इवनिंग, हाँ सलोनी कुमारी जी, हाँ, गुड इवनिंग, ठीक है। तो देखिए दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दी होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन दी होनी चाहिए, जो कि दिया नहीं है। ये हमारा कहाँ हो रहा है? कैथोड पर, ये हमारा हो रहा है एनोड पर। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे दी रहेगी, बस हमें यहाँ ले जाकर रख देना है। हमें ध्यान देना है कैथोड विभव, कैथोड विभव हमेशा ज्यादा होता है एनोड वाले से। तो ये वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी, हमेशा क्या होगी? कम होगी। और आंसर हमेशा कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव में आना चाहिए, कभी भी आंसर निगेटिव नहीं आना चाहिए। हम जब भी हम लोग ई सेल निकालते हैं तो उसका आंसर हमेशा हमेशा किस में आना चाहिए? प्लस में, ठीक। अगर निगेटिव आएगा तो हमारे पास ये सेल ही एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा सेल कुछ नहीं होगा। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जी, हाउ आर यू सर? ठीक, आई एम फाइन। चलिए, ठीक, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू दे दी है, तो वैल्यू अगर देगी तो बस हमें क्या करना है? वैल्यू को यहाँ पे जो भी देगा हमें क्या करना है? यहाँ पुट करना है, यानी कैथोड वाले की जगह इसकी वैल्यू, एनोड की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ई सेल हमेशा पॉजिटिव में होता है, एलएसआई वाला, बहुत सही, हाँ, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। पॉजिटिव इसलिए आएगी क्योंकि कैथोड की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, एनोड की हमेशा कम होती है, ठीक है। हाँ जी, ठीक। ऐसे ही हमें क्या करना है? दूसरे क्वेश्चन को भी कर लेना है। ऐसे ही आप लोग सेकंड वाले क्वेश्चन को भी करेंगे, सेकंड वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। इसमें भी हमें क्या करना है? बस, ठीक है, एनोड और कैथोड पहचानना है, और उसकी वैल्यू को हम लोग इस फार्मूले में पुट कर देंगे। और साथ में ही क्या दिया है? साथ में ही डेल्टा जी पूछा है, और साम स्थिरांक पूछा है, जिसका फॉर्मूला मैंने कल बताया था। डेल्टा जी कैसे निकालते हैं? तो डेल्टा जी बराबर क्या होता है? -NF ई नॉट सेल। डेल्टा जी बराबर क्या होता है? -NF ई नॉट सेल। तो हमारा ई नॉट सेल यहाँ से जो निकला रहेगा वही हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे, डेल्टा जी निकल जाएगा। और उसके बाद क्या दिया है? साम स्थिरांक कैसे निकालते हैं? तो साम स्थिरांक का भी फॉर्मूला है। साम स्थिरांक का फॉर्मूला क्या था? उसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्या था हमारा? ई नॉट सेल बराबर, एक मैंने फॉर्मूला लिखा था, 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। तो यहां से हम लोग साम स्थिरांक निकाल सकते हैं, यहां से साम स्थिरांक निकाल सकते हैं, या हम लोग, ठीक है, या हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ई सेल की जो वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे तो इससे साम स्थिरांक निकल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक जी।
तो साम स्थिरांक हम लोग केसी यहां से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा, लॉग केसी बराबर हो जाएगा एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059। तो इस फॉर्मूले से निकालिए केसी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए, न्यूमेरिकल कितने मार्क्स के आते हैं देखिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन से जो क्वेश्चन है, ठीक, बोर्ड के लेवल में, बोर्ड के पेपर में कम से कम 8 से 9 नंबर, 9 नंबर ही मान के चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मैक्सिमम आप बोल सकते हैं 6 नंबर तक के न्यूमेरिकल रहेंगे। ये तो एकदम कंफर्म है, ठीक। एक छोटा न्यूमेरिकल, एक बड़ा न्यूमेरिकल, इसमें फिक्स रहता है। तो कम से कम 6 नंबर न्यूमेरिकल का ही है। तो 9 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है, जिसमें से 6 नंबर न्यूमेरिकल से ही रहेगा। और यही सब न्यूमेरिकल रहेंगे, कुछ खास नहीं रहेगा। नस समीकरण पे रहेगा, ठीक है, गिब्स ऊर्जा वाला फार्मूला रहेगा, और साम स्थिरांक वाला फार्मूला रहेगा। उसके बाद फराडे लॉ से आएगा, कर्राउस लॉ से आएगा, ठीक है, जो हम लोग मोलर चालकता निकालते हैं उससे आएगा। तो इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी वही दिक्कत है, इस क्वेश्चन में भी वही दिक्कत है, वैल्यू नहीं दी है, लेकिन हम लोग समीकरण तो बना सकते हैं। आइए समीकरण बनाना सीखते हैं। आइए, मैं एक बता रहा हूं, बाकी आप लोग अपने ट्राई करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन दो तरीके से देता है, ठीक है। नष्ट समीकरण का जो क्वेश्चन होता है वो दो तरीके से क्वेश्चन देगा। या तो ऐसे लिखेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, यानी सेल को किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग सेल को दिखाते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। तो सेल प्रदर्शित करने का तरीका हमारा देखिए है। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया है, यानी ये सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, या तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो रिएक्शन लिख के देगा। दोनों तरीके से क्वेश्चन देता है। 70 मार्क में से कितने मार्क्स का न्यूमेरिकल। हाँ, अब आपने अच्छी बात पूछी। 70 नंबर में से, देखिए 70 में तो पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आधा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले गया, 35 नंबर, वहां न्यूमेरिकल तो है नहीं, सारे रिएक्शन वाले टॉपिक है। बचा हमारा 35 नंबर। उस 35 नंबर में 3 चैप्टर, ठीक है, 3 चैप्टर क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, भौतिक रसायन के हैं, और वहीं से न्यूमेरिकल आने वाले हैं। तुम्हारे जो 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, यानी 35 नंबर जो हमारा, ठीक है, इधर वाला पेपर है कौन सा, ठीक है, ऑर्गेनिक को छोड़कर, ठीक है, पहला पेपर 35 नंबर, उसमें से 3 चैप्टर जो फिजिकल केमिस्ट्री वाले 3 चैप्टर हैं, ठीक है, हमारा 2 किसका है, 2 है इनऑर्गेनिक, ठीक, और 3 क्या है, फिजिकल है। 3 हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो 3 चैप्टर हैं उसमें से लगभग 22 से 23 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसमें से क्या होगा, 22 से 23 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और उस क्वेश्चन के अंदर कम से कम 15 से 16 नंबर के न्यूमेरिकल रहते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं पूरे में 15-16 नंबर के न्यूमेरिकल हैं, ठीक। 70 नंबर में क्या है, 15-16 नंबर के न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब क्लियर है बात, ठीक है। देख लीजिए 70 नंबर में 15-16 नंबर आपके न्यूमेरिकल से आने वाले हैं। और न्यूमेरिकल वाले चैप्टर केवल 3 ही हैं, ठीक है, विलयन है, और आपका वैद्युत रसायन है, ठीक, और रासायनिक बल गतिकी वाला चैप्टर है। और भी दूसरे जब और कहीं बोर्ड से अगर बच्चे होंगे, हाँ ओके सर, ठीक है जी, और दूसरे बोर्ड के बच्चे हैं उनके में क्या होगा, ठोस अवस्था एक करके चैप्टर है, उसके भी न्यूमेरिकल मैं लगवा दूंगा। उससे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, उससे छोटे मोटे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो वो पहला चैप्टर बहुत सारे बिहार बोर्ड में दिया रहता है, जो कि हम लोग के इधर वाले बोर्ड में कट गया है, ठीक, यूपी वाले बोर्ड में ये कट चुका है। तो जो सॉलिड स्टेट है उससे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ठोस अवस्था से। तो आप लोग के जो 3 चैप्टर हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो 15-16 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे। चलिए अब देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए ऐसे लिखा हुआ है हमारा, क्या लिखा हुआ है, Mg मैग्नीशियम सॉलिड स्लैश Mg2+। इसका मतलब क्या है, ये इसमें ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी चार्ज बढ़ने का मतलब क्या होता है, चार्ज जब बढ़ेगा इसका मतलब हो रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो रहा है। उसके बाद जो डबल लाइन लगा है, जो डबल लाइन लगा इसका मतलब क्या होता है, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का मतलब क्या होता है, लवण सेतु इसको बोलते हैं। ये साल्ट ब्रिज को दिखाता है, जो हम लोग वैद्युतानिक सेल बनाते समय बीच में ऐसे करके एक ट्यूब लगाते थे, उसी को ये दिखाता है डबल लाइन। उधर क्या हो रहा है, इधर देखिए हो रहा है Cu2+ जा रहा है किसमें,
Cu ठोस में। तो अब देखिए सांद्रता दे रखी है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि चार्ज 2 से घट के 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन, ठीक है, रिडक्शन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया। इतना तो आप लोग को पता है, ठीक जी, इतना आप लोग को पता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के लिए अब देखिए ऐसे दिया, अब इस चीज को चाहे ऐसे देगा क्वेश्चन में, या तो ऐसे देगा, या तो ऐसे देगा इसको mg, ठीक, से क्या बन गया Mg2+, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और इधर लिख देगा ऐसे Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो गया किसमें, Cu में। तो रिएक्शन ऐसे दे सकता है, ऐसे दे सकता है, ठीक, या क्या करेगा, या दोनों को जोड़ के दे देगा, या दोनों को जोड़ के दे देगा। जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा Mg और Cu2+ इक्वल टू Mg2+ Cu। या तो ऐसे क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देने का देखिए 2-3 तरीके हैं, ठीक, क्वेश्चन देने के 2-3 तरीके, या तो ऐसे दिया होगा, या तो ऐसे देगा, या तो ऐसे देगा, ठीक है। तो हमें सब कुछ को समझ के रखना है। अब सांद्रता दी है इसकी, सांद्रता हमेशा किसकी देती है, जो आयन के रूप में है, जिसपे क्या है, प्लस माइनस प्लस चार्ज है। तो इसकी देखिए सांद्रता दे रखी है कितनी, 0.001 मोल पर लीटर, और इसका दिया है 0.00030 है, ठीक है। इसमें कितने जीरो, 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी, ठीक है, 0.0 सेम है, ठीक, ठीक। तो ये दो हमारे क्या है, सांद्रता अलग अलग दे रखी है। तो सांद्रता दिया रहेगा इस तरीके से, ठीक जी। हाँ, 1, 2, 3 चैप्टर में ही केवल न्यूमेरिकल है, ठीक है। और अगर आप लोग पहले 2, तीसरे चैप्टर से केवल न्यूमेरिकल भी पढ़ के चले जाते हैं, तो आपके मैक्सिमम टॉपिक, चैप्टर, पूरे टॉपिक, ठीक है, अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो समझ के चलिए वो न्यूमेरिकल पोर्शन ही कवर करता है, ठीक है। 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल भी अच्छे से लगा लिए हैं आप लोग, तो आपका पूरा नंबर वहां से मैक्सिमम आप लोग कवर कर लेंगे, यानी 22-23 नंबर में से 15-16 नंबर को न्यूमेरिकल ही तो है। चलिए जी, तो अब क्या करना है, यहाँ पे नष्ट समीकरण लिखना है इसके लिए। तो नष्ट समीकरण देखिए कैसे लिखते हैं। नष्ट समीकरण हम लोगों ने पढ़ा था कल, क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 या 9 तक लिख दीजिए, एन लॉग बेस 10 उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो इस क्वेश्चन में देखिए सांद्रता तो दिया रखा है, ये देखिए उत्पाद है, अभिकारक है। अब इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, देखिए है क्या। अब हम लोग यहाँ पे, अब देखिए, अब 2 तरीका हमें समझना है, यहाँ पे 2 चीजें समझनी है, ठीक है। सर न्यूमेरिकल खत्म करने के बाद थ्योरी भी पढ़ा दीजिएगा, हाँ एलएसआई वाला जी, जरूर, ठीक है, थ्योरी भी पढ़ा देंगे। चलिए, ठीक, हाँ देखिए यहाँ पे, ये आप लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं, क्वेश्चन को ऐसे दे, चाहे ऐसे दे, चाहे ऐसे, देखिए ऐसे देने की संभावना थोड़ी कम होती है। अधिकतर क्वेश्चन इस फॉर्म में देगा, या तो इस फॉर्म में देगा, ठीक। तो अगर इस फॉर्म में दिया, तब तो हमें दिख रहा है कि उत्पाद है या अभिकारक है। तो उत्पाद की जगह हमें क्या करना है, उत्पाद की जगह हमें इसकी सांद्रता रख देनी है, अभिकारक की जगह इसकी रख देनी है। और इसकी सांद्रता तो नहीं लेते हैं, ठीक है, इसकी सांद्रता रखते हैं, इसको 1 मानते हैं, जो ठोस में है उसको 1 मानते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया तो बच्चे कल गड़बड़ कर देंगे, इधर दिया सोचेंगे उत्पाद है विकारक है, यही गलती करते हैं, यही गलती करते हैं। तो हमेशा ध्यान देना है, ऐसे दिया होगा तो कहानी उल्टी हो जाती है। देख लीजिए ये mg है, Mg2+ में इस साइड है, लेकिन उधर कहाँ चला गया, उस साइड, यानी ये क्या है, उत्पाद है, ठीक है। हमेशा इधर वाला इसमें उत्पाद होता है, इधर वाला क्या होता है, विकारक होता है, ठीक। तो ये हमें ध्यान दे के चलना होगा, नहीं तो काम हो जाएगा खराब जी, ठीक। तो हम अब ऐसे क्वेश्चन देगा तो इसको इतना लंबा तो करेंगे नहीं, इतना लंबा तो करेंगे नहीं, हमें डायरेक्ट अगर ऐसे दिया समझ जाना है कि उत्पाद में हमें इसकी सांद्रता रखनी है, अभिकारक में इसकी, यानी यहाँ पे कहानी क्या है, उल्टा है, यहाँ पे कहानी उल्टा है, यानी यहाँ पे ये क्या है, उत्पाद, रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट, और ये क्या है, रिएक्टेंट है, यानी ये क्या है, अभिकारक है, ठीक है। जब रिएक्शन लिखेंगे तो हमें सीधा दिख जाएगा यहाँ पे जी। Mg2+, हाँ जी, चलिए, तो ये चीज हमें ध्यान देना है क्वेश्चन के अंदर, ये सब चीजें हमें छोटी छोटी ध्यान देनी है।
चलिए ऐसे ही देखिए हम लोग सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है, सांता रखना है। अब ई सेल निकालने में दिक्कत होगी, दिक्कत नहीं होगी क्योंकि दिया नहीं है वैल्यू यहाँ पे। यहाँ पे अगर ई सेल दिया रहता, ठीक, तो हम लोग यहाँ पे रख देते, या ई एनोड माइनस ई सॉरी ई कैथोड माइनस ई एनोड करके यहाँ पे रख देते। तो हमें कुछ करना नहीं है। एन की वैल्यू यहाँ पे दिख ही रही है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापित हुए हैं। एन का मान यहाँ पे 2 रखना है। सांद्रता दी ही है, सांद्रता दी है, एन का मान रखेंगे और ई सेल दिया रहता तो उसको रख देते, आंसर आ जाता। ठीक, हाँ, कैथोड माइनस एनोड, आशीष जी बहुत सही, हाँ ठीक। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। देखिए जिस क्वेश्चन वैल्यू नहीं दिया है उसमें आप लोग वैल्यू देख के करेंगे, क्योंकि पेपर में देखिए दिया रहेगा। एनसीईआरटी की बुक में पूरा टेबल बना रखा है उसने, देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी बना है, वहां से देख देख के हमें रखना होगा। ठीक है, तो वो टेबल तुम्हारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं रख देता। ठीक है, आप लोग इसको कर लेंगे, कुछ करना नहीं है, वैल्यू रखना है, क्वेश्चन आ जाएगा। तरीका मैंने यहाँ पे बता दिया, ये आप लोग का होमवर्क है, ये सब आप लोग कोशिश करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये ब्लैंक है, आगे बढ़ जाइए। हाँ चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सर फार्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर करा दो एक बार, जैसे न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ जाए। जी आइए मैं आप लोग को फार्मूला ही एक बार बता ही देता हूँ। ठीक है, आइए बच्चे, आइए। विवेक प्रताप सिंह जी, जितने भी वैद्युत रसायन के फार्मूले हैं मैं उसको आप लोग को बता देता हूँ एक बार। ठीक है, देखिए पहला फार्मूला हमारा यही है। ठीक है, ई सेल निकालने वाला। देखिए पहला फार्मूला क्या है हमारा, इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, ई नॉट सेल या ई सेल। ठीक ठीक, क्या निकालते हैं हम लोग, ई सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। सर कॉपी करना है, ठीक है, हाँ आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, मैं लिखवा दे रहा हूँ अभी, अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग तुरंत सब उतार लीजिए, पूरे चैप्टर का फॉर्मूला मैं लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, पहला फॉर्मूला हमें ये ध्यान देना है, कैथोड माइनस एनोड। तो जनरली हमारा देखिए ये किस में रहता है, ये मानक अवस्था में रहेगा। मानक का मतलब यहाँ पे नॉट लगा रहेगा। ठीक है, सादा वाला नहीं देता है जल्दी। पहला हमारा ये हो गया। ठीक है, ई सेल निकालने का फार्मूला हमारा ये हो गया जी। हाँ आइए फिर देखिए दूसरा फार्मूला क्या है, नष्ट समीकरण का। तो इससे क्या हम निकाल रहे हैं, इससे निकाल रहे हम लोग मानक सेल विभव, सेल विभव निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा हमारा है नट समीकरण का, जिसमें हम लोग क्या निकालते हैं, ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 अभिकार उत्पाद मतलब प्रोडक्ट की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता आर, जिसको हम लोग क्यू से भी दिखाते हैं, पी बाई आर को दिखाते हैं किससे, क्यू से। ठीक जी, ठीक है, पी बाई आर को हम लोग क्या दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है नर्स समीकरण, नर्स का समीकरण है। ठीक है, देखिए समीकरण तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हमारा जो न्यूमेरिकल लगाने के लिए यूज होगा वो बस इतना है। ठीक है, समीकरण में तो बहुत सारी चीजें और भी हैं। हाँ जी, हाँ बहुत सही, आशीष जी ने फॉर्मूला लिख दिया एकदम अच्छे से, काफी अच्छी बात है। ठीक, तो ये देखिए नर्स समीकरण का फॉर्मूला है। फिर दूसरा देखते हैं हम लोग, आगे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरा फॉर्मूला, गिब्स मुक्त ऊर्जा निकालने वाला। उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक, एफ हमारा क्या है, फराडे नियतांक, एन का मतलब प्रतिस्थापित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, प्रतिस्थापित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये हमारा फार्मूला किसके लिए है, ये हमारा फार्मूला है गिब्स, ठीक है, फ्री एनर्जी यानी मुक्त ऊर्जा का। ठीक है, जब भी गिब्स फ्री एनर्जी पूछे तो उसके लिए हम लोग ये लगाएंगे। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं, अगला फार्मूला ये चेक करते हैं क्या है। उसके बाद देखिए जब हमारा, हाँ हाँ 96500, एफ का मान क्या होता है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, एफ बराबर होता है, ठीक, फराडे नियतांक एफ का मान क्या होता है, 96500 कूलाम। ये क्या होता है, ये होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं, अगर निकालने सीखना है आप लोग को, ठीक है, तो मैं यहाँ सिखा दे रहा हूँ। देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसे निकालते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन
का जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है तो एक मोल का कितना होगा, तब एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसे निकालेंगे, तो एक मोल बराबर क्या होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 और इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। इसी को मल्टीप्लाई करने पर लगभग इतना आता है, एक्यूरेट नहीं आता है, लगभग इतना आता है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू इसकी ये नहीं है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है 845 करके है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4485 करके है, तो ये प्रॉक्स में लगभग में इसको हम लोग क्या लेते हैं 96500 कूलम। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्यूरेट इतना नहीं आएगा, लगभग, ठीक है। हम लोग इतना इसको अप्रॉक्स लिखते हैं, एक्चुअल में वैल्यू जो इसकी आती है वो आती है 96, ठीक है, 485 या 86 करके कुछ ऐसी आएगी, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन आसान करने के लिए, ठीक। तो इसको लेके हम लोग नहीं चलते हैं जल्दी। चलिए चलिए, तो यहां से देखिए पता चल गया आपको, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना, तो एक मोल का मतलब इतना होता है नंबर, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। हाँ, हिंदी भी लिख दो। अरे देखिए सब हिंदी ही तो लिखा है। अब नष्ट देखिए नाम इंग्लिश ही है, नष्ट को देखिए नष्ट ऐसे लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। हाँ, नष्ट समीकरण, बाकी तो मैंने हिंदी में ही लिखा है गिव्स। अब गिव्स हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में गिव्स ही है, ठीक है। हाँ, चलिए अब देखिए, अब देखिए एक फॉर्मूला हमारा क्या आता है, जब ई नॉट सेल ई सेल जब ई सेल हमारा जीरो हो जाए, साम्य स्थिरांक वाला फार्मूला, ठीक है। जब हमारा सेल क्या हो साम्य में चला जाए तो उस टाइम क्या होता है, यानी जब हमारा ई सेल जीरो हो जाता है तो उस टाइम पे एक फॉर्मूला हमारा आता है साम्य स्थिरांक का, ठीक है। जब ई सेल जब जीरो हो जाता है तो उस समय फॉर्मूला क्या आएगा साम्य स्थिरांक का। तो ये हमारा जब जीरो हो जाएगा तो हमारा एक फॉर्मूला आता है ई नॉट सेल बराबर 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10, और पी अपॉन आर क्या बन जाता है, ये बन जाता है के सी, ठीक है। तो ये कब लगाएंगे हम लोग, ये निकालेंगे हम लोग साम्य, ठीक, स्थिरांक निकालने के लिए यूज करेंगे, यानी केसी निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। हाँ, ठीक है, ओके सर, समझ में आ रहा है जी, अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। ये बस इतने देखिए फार्मूले हैं, ये फार्मूला किसके लिए है, ये फार्मूला हमारा है वैद्युत रासायनिक सेल, जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं। इतने फार्मूले से वो कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। एन क्या है उस हिंदी में, जी जी जी, एन देखिए क्या है, बार बार आपको एन दिख रहा है यहाँ पे। एन का मतलब होता है, यहाँ पे जो एन दिख रहा है ना, ये यन क्या दिखा रहा है, एन का मतलब एनोड से कैथोड की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन परिस्थापित हुए हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापित, ठीक, इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक। जैसे हम लोग अभी रिएक्शन जो लिखे थे ना, जैसे मैंने भी क्वेश्चन कराया था इसके पहले, यहाँ पे आप लोग देखिए इस क्वेश्चन में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, तो यही एन है, ठीक है। परिस्थापित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, एन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन कितने परिस्थापित हो रहे हैं। तो ये फार्मूला है आपके, जिससे आपके वैद्युत रासायनिक सेल वाले जो क्वेश्चन है वो लग जाएंगे। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सही, एन इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जी, बहुत सही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है जी। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ाइए, चलिए ठीक है, देखते हैं, कोशिश करेंगे, अभी मैम तो पढ़ाई रही हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। हाँ, चौथा फार्मूला देखिए, ये वाला जो है, ये फार्मूला मैंने कैसे लाया, ये देखिए फार्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, जब देखिए जब हमारा जो ई सेल है इसकी वैल्यू अगर जीरो जब हो जाती है, यानी अभिक्रिया क्या चल जाए साम में, देखिए जब मैं पढ़ाऊंगा चीजों को वन शॉट में तब ये सब मैं अच्छे से बताऊंगा, अभी मैं पूरा फार्मूला बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। हाँ, मोलर कंडक्टेंस भी बताएंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। तो जब ये जीरो हो जाए, जब ये जीरो हो, अगर ये जीरो हो जाएगा साम में, तो ये वाला चीज कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा इस तरफ प्लस हो जाएगा, और ये चला जाएगा उस पार, तो फार्मूला हमारा कुछ ऐसा दिखेगा,
यानी जब ये 0 हो जाएगा तो चला जाएगा इधर, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, माइनस माइनस कट गया, ये आ गया। तो उस कंडीशन में जो P/R होता है, P/R को हम लोग क्या बोलते हैं? P/R को बोलते हैं Q, ठीक है? P/R को बोलते हैं हम लोग Q। तो उस समय ये जो Q है, ये जो Q है वही Kc बन जाता है, वही Q क्या बन जाता है? Kc बन जाता है, ठीक है? देखिए हम लोग एक चीज ऐसे समझिए आप लोग, ऐसे समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखा, Zn प्लस Cu2 प्लस इज इक्वल टू Cu, ठीक है? या तो मैंने ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू Zn2 प्लस प्लस Cu। ये हम लोगों ने पढ़ा होगा वैद्युत रासायनिक सेल का, ठीक है? जिंक और कॉपर सेल की अभिक्रिया, तो ये अभिक्रिया हम लोगों ने देखा होगा। अब इस अभिक्रिया में आप लोग देख रहे हैं एरो कैसे लगा हुआ है, एरो लगा है ऐसे, एरो लगा है इस तरफ को, ठीक? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हाँ डेनियल सेल है, बहुत सही, डेनियल सेल की अभिक्रिया है। लेकिन अगर यही अभिक्रिया जब हमारा जो सेल होगा वो काम करना बंद कर जाए, यानी दोनों तरफ की सांद्रता रुक जाए, यानी इधर का सांद्रता इधर सांद्रता बराबर हो जाए, यानी हमारा अभिक्रिया क्या हो, साम में चला जाए, जो हमारा सेल क्या हो, साम में अवस्था में चला जाए, यानी हमारा जो एरो होगा वो तब कैसे लगाएंगे? तो हम लोग एरो साम में अवस्था के लिए कैसे यूज करते हैं? तब ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है? ऐसे हो जाएगा, तब हमारा क्या होता है इस समय पे, ऐसे समय पे, ठीक? यानी देखिए अब जब हम लोग एरो क्या करेंगे, ऐसे एरो लगाएंगे, तो इस टाइम पे हम लोग क्या लिखेंगे, Q बराबर P/R, Q बराबर P/R। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको रिएक्शन कोसेंट बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, ई सेल का मान 0 हो जाता है, बहुत सही आशीष। हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं P/R बोलते हैं, इस समय सांद्रता लिखते हैं उत्पाद की अभिकारक की। लेकिन जब ये साम्य में चला जाता है, यानी जब हमारा एरो ऐसा हो जाता है, साम्य में हो जाता है, तो उसी टाइम पे इसी Q को बस क्या बोलते हैं, Kc, यानी P/R ही क्या हो जाता है, Kc बन जाता है। उस टाइम P/R ही क्या बन जाता है, Kc, बस यही ध्यान देना है, ठीक है? जब भी साम्य की बात करें तब हमारा Q ही Kc बन जाता है, ठीक? P/R ही क्या बन जाता है, Kc बन जाता है जी। हाँ, ठीक। तो यही मैंने क्या किया, यहाँ पे Kc लिख दिया और इसको 0, यानी इसको कर देना है 0, इसको कर देना है Kc, नया फार्मूला बन गया, साम्य वाला फार्मूला बन गया। अब कभी कभी क्या होता है कि साम्य और डेल्टा जी में संबंध देता है, साम्य वाले में और डेल्टा जी में संबंध देता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस वाले समीकरण से, ठीक है, ई सेल का मान ले जाकर इसमें रख दूं, देखिए हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा है इस क्वेश्चन में ध्यान मत दीजिए, अभी मैं फार्मूले पे ध्यान दे रहा हूं आपको। देखिए मैंने क्या लिखा है फार्मूला, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और मैंने एक फार्मूला लिखा ई नॉट सेल बराबर 0.059 बटे एन लॉग के सी, ठीक? तो इन दोनों में संबंध क्या है, तो ई नॉट सेल का मान मैं इसमें रख दूंगा तो नया फॉर्मूला आ जाएगा, यानी मैंने ई नॉट सेल का मान ले जाके, ठीक है, यहाँ पे रख दिया, तो क्या आ जाएगा हमारा नया फॉर्मूला, तो यहाँ पे नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, क्या आ जाएगा 0.059 अपॉन एन, क्या हो जाएगा लॉग के सी, एन से एन कट गया, तो डेल्टा जी बराबर आ गया हमारा, ठीक, 0.059, ठीक, यानी यहाँ पे क्या होगा इंटू एफ हो जाएगा लॉग के सी, तो लॉग के सी बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट अपॉन 0.059 इंटू एफ। तो ये भी फॉर्मूला है और ये भी क्या है, एक फॉर्मूला है। ओके सर जी, जी सर क्लियर है। तो यहाँ भी देखिए ये भी फॉर्मूला है, तो हम लोग फॉर्मूले से फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक, फॉर्मूले से फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हमें यही सारे फॉर्मूले ध्यान देके चलने हैं, क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। चलिए, ठीक, नोट करना है तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कब क्या यूज करना है ध्यान देना है। ओके सर जी, चलिए अब देखिए हमारे पास कुछ और भी फार्मूले हैं।
पहले मैं सारे फॉर्मूले ही बता देता हूँ आपको। यस सर, नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है जी। स्टडी बॉय जी, बहुत अच्छी बात, नोट कर लिए। ठीक, अभी देखिए मैं और फॉर्मूले क्लियर करा देता हूँ आपको। ठीक, जैसे देखिए एक तो फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया, वैद्युत रासायनिक सेल वाले सारे फॉर्मूले देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे ठीक है, वैद्युत। चलिए, तो अब हम लोग कुछ और फॉर्मूले देखेंगे जो कि वैद्युत रासायनिक सेल के हो गए, वैद्युत अपघटनी सेल वाले फॉर्मूले हैं। ठीक है, चालकता, मोलर चालकता के कुछ फॉर्मूले हैं। आइए सबकी बात हम लोग आज कर ही लेते हैं, फॉर्मूले देख लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए उसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूले और आते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं आ, मोलर चालकता निकालने के लिए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारा आता है लैम्डा यम इक्वल टू कप्पा गुड़े 1000 बटे यम। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? ये हमारा फॉर्मूला है मोलर चालकता। ठीक, मोलर चालकता निकालने का ये क्या है? फॉर्मूला है। और करलाउस लॉ भी अभी आएगा, करलाउस लॉ भी आएगा। ठीक है, तो ये एक मोलर चालकता के लिए फॉर्मूला है। ठीक, करलाउस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, अब इसका यूनिट भी ध्यान देके रखना है, हमें यूनिट भी ध्यान देके रखना है। ठीक है, हम्म, हाँ लैम्डा बोलते हैं जी, लैम्डा, ये कैपिटल वाला लैम्डा है ग्रीक वर्ड में, बहुत अच्छा। ठीक है, इसे कैपिटल लैम्डा बोलते हैं जी। ठीक, ठीक, अब देखिए कुछ फार्मूले भी और हैं। एक हमारा देखिए होता है करलाउस लॉ वाला फार्मूला, जिसमें हम लोग क्या निकालते हैं? लैम्डा यम नॉट या इनफाइनाइट बोलते हैं किसी आयन का। ठीक है, किसी वैद्युत अपघट्ट के लिए निकालते हैं। तो वैद्युत अपघट्ट क्या होता है हमारा? वैद्युत अपघट्ट का मतलब क्या होता है? जो आयनों में टूट जाए, आयनों में टूट जाए। ठीक, सर एक डाउट है, हाँ बोलिए, डाउट अपना बताइए आशीष जी। हाँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास NaCl वैद्युत अपघट्ट है, तो इसके लिए हम लोग करलाउस लॉ क्या लिखते हैं? लैम्डा यम नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा यम नॉट Cl माइनस। तो ये फॉर्मूला कब लगाते हैं हम लोग? ये लगाते हैं हम लोग करलाउस लॉ में। करलाउस के नियम में, करलाउस के नियम में लगाते हैं। गिब्स एनर्जी निगेटिव में क्यों होता है? अब बच्चों इसके लिए पूरा मुझे डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा चीजें। ठीक है, गिब्स एनर्जी निगेटिव देखिए इसलिए होता है, अगर मैं आपको बता देता हूँ अच्छा ठीक से। देखिए है क्या, हमारा जो वैद्युत रासायनिक सेल है, जो वैद्युत रासायनिक वाला जो सेल होता है, ठीक है, वो स्वतः काम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्वतः परिवर्तित प्रक्रम, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करता है, स्वतः काम करता है। वैद्युत रासायनिक सेल जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कॉपर वाला इलेक्ट्रोड क्या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। यानी ये प्रोसेस, यानी ये प्रक्रिया स्वतः होती है। और जो भी प्रक्रिया स्वतः होती है उसका मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान हमेशा क्या आता है? निगेटिव आता है। ठीक है, हमें तीन चीज ध्यान देना होगा। डेल्टा जी, ठीक है, डेल्टा जी निगेटिव कब आता है? जब प्रक्रम कैसा होता है? स्वतः परिवर्तित होता है, परिवर्तित प्रक्रम होता है, नहीं ऐसा प्रोसेस जो खुद से हो। तो सेल क्या करता है? खुद से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ना, ऑक्सीकरण अपचयन कराता है, तो इसीलिए डेल्टा जी उसका निगेटिव होता है। ठीक, अगर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है, यानी ये प्रक्रिया हम लोग क्या कर रहे हैं? करवा रहे हैं, यानी स्वतः है नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस कैसा है? स्वतः नहीं है, यानी ऐसा प्रक्रम क्या होता है? स्वतः प्रक्रम नहीं होता है, स्वतः। ठीक है, परिवर्तित ठीक, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम क्या होता है? नहीं होता है। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा दिक्कत आ गई। और अगर
ठीक है, स्वतः परिवर्तित नहीं होता है। अगर डेल्टा जी का मान 0 है, ठीक है, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम है, यानी साम्य में है, साम्य अवस्था के लिए होता है। ठीक, अब आप पूछेंगे कि डेल्टा जी स्वतः के लिए निगेटिव काहे है, तो मैंने तो बोल दिया है डेल्टा जी का मान निगेटिव है स्वतः के लिए। ठीक, ठीक है, डेल्टा जी का मान स्वतः के लिए निगेटिव है, लेकिन निगेटिव है क्यों, निगेटिव है क्यों, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, उष्मागतिकी में ये सब पूरा चीजें पढ़ा जाता है। उष्मागतिकी में हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा होगा। अभी देखिए हम लोग थोड़ा अलग टॉपिक पे हट गए हैं। डेल्टा जी बराबर, ठीक है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। और इसमें, ठीक, और इसमें एक चीज हमें ध्यान देना है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस पढ़ा होगा। तो डेल्टा यस क्या होता है, डेल्टा यस जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इंट्रोपी। ठीक, और इंट्रोपी का मान स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए हमेशा किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। ठीक है, और टेम्परेचर अभिक्रिया का पॉजिटिव होता है, लेकिन स्वतः परिवर्तित प्रक्रम का जो डेल्टा एच होता है इंथैल्पी, डेल्टा एच जो होता है, हाँ, इंथैल्पी, हाँ, इंट्रोपी होता है। डेल्टा एस क्या होता है, इंट्रोपी। कोई प्रोसेस अगर खुद से होगा तो उसकी इंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव आएगी, इसकी इंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव आती है। ठीक है, और स्वतः का जो डेल्टा एच इंथैल्पी होता है, इसको बोलते हैं इंथैल्पी, ये निगेटिव आता है। तो अब बताइए, मैं निगेटिव में से पॉजिटिव घटाऊंगा तो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव ही तो आएगी। ठीक है, तो ये पूरा थर्मोडायनामिक्स उष्मागतिकी से प्रूफ किया गया है। ठीक है, तो इतना तो मैंने यहाँ पे आपको कोशिश किया। ठीक, इतना मैंने कोशिश किया, लेकिन अभी बहुत डिटेल है इसके पीछे। हमें इंट्रोपी, इंथैल्पी सभी कुछ समझाना पड़ेगा इस डेल्टा जी को निकालने के लिए। तो अभी बस इतना आप दिमाग में रखिए, कोई भी प्रक्रिया, ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा चीजों को तो वहां मैं डिटेल में जाऊंगा। ठीक, हाँ, तो अभी बस इतना याद रखिए, कोई प्रक्रिया अगर खुद से हो रही है, कोई प्रक्रिया अगर खुद से हो रही है तो उसका डेल्टा जी निगेटिव होता है। ठीक, इसीलिए डेल्टा जी का मान माइनस में आ रहा है। ठीक, बस, चलिए आइए, ये तुम्हारा करलाउस का नियम हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट। अब देखिए इसमें यहाँ से कुछ गायब हो गया है। ठीक है, डेल्टा यम बराबर ये था। ठीक है, अब डेल्टा यम अपॉन डेल्टा नॉट एम नॉट, यानी ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग मोलर चालकता, और इसको क्या बोलते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक, तो इसमें और इसमें जो संबंध होता है उसको किससे दिखाते हैं, अल्फा से। अल्फा का मतलब वियोजन की मात्रा, अल्फा मतलब क्या होता है, वियोजन की मात्रा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे फार्मूले हैं, ये कुछ हमारे फार्मूले हैं जिससे हमारा क्लियर होता है। बहुत अच्छी बात आपने बोली आशीष जी, एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको, कमेंट को। ठीक, आंखों में नींद भर आए पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ कर दिखाने का, यही वक्त है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। बहुत अच्छी बात, अच्छी लाइन आपने बोली। ठीक है, जी, तो ये देखिए कुछ फार्मूले थे। अब हम लोग आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा चीजों को तो मैं फार्मूले बताता रहूंगा, ऐसे हम लोग टॉपिक से भटक जाएंगे। ठीक, इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए। आइए, जी, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन के साथ मैं फार्मूला बता रहा हूँ। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। ठीक, तो आइए हम लोग फार्मूले पे चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए, अब देखिए हमारा क्वेश्चन जो दिया है, मैंने जो फार्मूला बनाया था उससे रिलेटेड है। आइए देखते हैं क्या है। 298 केल्विन पर 0.01 मोल मोलरता दिया है, केसीएल विलयन की चालकता इतनी है, मोलर चालकता का, काफी इजी क्वेश्चन है ये, केवल और केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है
जो मैंने फॉर्मूला बताया था, देखिए क्या दिया है 0.02 m का मतलब क्या है, ये दिया हुआ है मोलरता। मोलरता मतलब सांद्रता दी हुई है, कितनी है 0.20 m मतलब मोल प्रति लीटर। बिलियन की चालकता, चालकता मतलब क्या होता है कप्पा, कप्पा मतलब चालकता होती है, तो चालकता कितना दिया हुआ है, ठीक है चालकता, ठीक चालकता मतलब कप्पा दिया हुआ है, ठीक कितना है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए हमें फार्मूला के हमेशा क्या करना है, हमें यूनिट को पहचानना है, यूनिट को पहचानना है, ठीक है हाँ सर जी नमस्ते, अनिल साहनी जी नमस्ते। हाँ चलिए, तो हमें यूनिट से पहचानना है क्या क्या क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, यूनिट से हम लोगों ने पहचान लिया। उसके बाद मोलर चालकता पूछा है, तो बस फार्मूला लगाइए मोलर चालकता, ठीक है क्या पूछ रहा है, मोलर चालकता पूछ रहा है, ठीक इसको दिखाते हैं किससे, हम लोग लैम्डा एम से, ठीक है चलिए आइए देखते हैं फार्मूला। अब बस फार्मूले पे क्वेश्चन है, कप्पा गुणे 1000 बटे एम, बस हमें चीजों को यहाँ पे पुट करना है, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। मोलरता दिया हुआ है, ठीक है मोलरता दिया है, चालकता दिया है, हमें ये निकालना है, तो बस हमें फार्मूले में चीजों को पुट करना है। तो कप्पा की वैल्यू रख दिए 0.0248 गुणे 1000 बटे, ठीक एम का मान कितना है 0.20, बस इस चीज को कर दीजिए सॉल्व, आंसर आ जाएगा, ठीक है हाँ बस इसको कर दीजिए सॉल्व, आंसर आ जाएगा। आंसर किसमें आएगा, हमें ध्यान देना है यूनिट क्या होगा इसका, इसका यूनिट होता है साइमन, ठीक है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है यूनिट पे हमें ध्यान देके रखना है खासकर, ठीक है इसी में हमारा आंसर आएगा, इसको चेक कर लीजिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, फिर से कुछ देखिए वैसा ही क्वेश्चन है हमारा, मोलर चालकता वाला ही, आइए चेक करते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है 298 केल्विन पर एक चालकता सेल में जिसमें 0.001 एम विलयन है, प्रतिरोध दिया हुआ है, फिर दिया है 0.001 एम केसीएल विलयन की चालकता पर इतना है, तो सेल का स्थिरांक बताइए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला, ठीक है अब यहाँ पे देखिए दिया 2.298 केल्विन पर एक चालकता सेल में, ठीक सेल जिसमें 0.001 एम, तो यहाँ पे क्या दिया है, फिर से दिया है मोलरता, फिर से दे रखा है इसने क्या मोलरता, ठीक मोलरता एम बराबर कितना है 0.001 मोल प्रति लीटर, ठीक विलयन का प्रतिरोध इतना है। अब देखिए प्रतिरोध दे दिया है, प्रतिरोध यानी आर का मान दे रखा है इसने कितना 1500 ओम, 1500 ओम है, फिर दिया है एक, देखिए एक तो ये कंडीशन एक पहला है, ठीक है एक पहला विलयन तो ये है, फिर एक और दे रखा है इसने क्या है, यदि 0.001 एम मोल केसीएल विलयन, ठीक है ये भी केसीएल विलयन है, दूसरा क्या है फिर केसीएल विलयन की चालकता 298 केल्विन पर इतना साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो, ठीक है देखिए विलयन हमारा यही है, यहाँ भी विलयन वही है, तो यहाँ पे चालकता कितना दिया है कप्पा, ठीक है कितना दिया है चालकता, यानी कप्पा कितना दिया है इसने, कप्पा दिया है इसमें 0.146 इंटू 10 के पावर -3, 10 के पावर -3, ठीक है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो, तो सेल स्थिरांक क्या है, तो सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल स्थिरांक, सेल नियतांक किसको बोलते हैं, हाँ चलिए आपने आंसर निकाल दिया, ठीक है तो सेल स्थिरांक किसको बोलते हैं, एल अपॉन ए को, एल अपॉन ए को सेल स्थिरांक निकालना है, सेल स्थिरांक निकालना है, यानी एल अपॉन ए का मान निकालना है, एल अपॉन ए का मान निकालना है। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन हमारा कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक तो सेल स्थिरांक का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है।
अब आप लोग पहले क्वेश्चन में देख लीजिए, इसको अपने से आप लोग ट्राई करिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन काफी आसान है, आपने जो आंसर लाया है काफी जल्दी ला दिया, और इसमें देखिए बहुत सारी चीजें, ठीक है। हाँ हाँ, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक, तो इससे भी निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए आसानी से, देखिए है क्या फॉर्मूला हमारे पास एक है, आर इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा होगा, आर जो होता है वो क्या होता है, आर इक्वल टू, ठीक, जो हमारा आर है प्रतिरोध, ठीक है, वो चालक तार की लंबाई के, ठीक है, समानुपाती और उसके क्षेत्रफल के उत्पानुपाती होता है। तो आर प्रोपोर्शनल क्या है, एल अपॉन ए के, यहाँ पे इसको हटाते हैं तो एक लगता है हमारा एल बाई ए विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक, और रो का उल्टा के आर हमारा आर है, ठीक है, आर तो प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध है, और ये हमारा क्या विशिष्ट चालकता का उल्टा क्या होता है, चालकता, इसी का अपोजिट क्या है, चालकता है। तो रो को हम लोग क्या लिखेंगे, वन अपॉन कप्पा, ठीक है, गुड़े यल बाई ए। अब हमें कप्पा भी दिया, यल बाई ए निकालना है, आर पता है, ठीक, तो यहाँ पे बस क्या करेंगे, एल अपॉन ए, ठीक, फार्मूला देखिए मेन ये है, मैंने वो सब लिखा ऊपर समझाने के लिए, ठीक है, बस हमें यहीं से करना है चीजों को। तो एल अपॉन ए निकालने के लिए क्या करना है हमें, तो आर गुड़े कप्पा कर देना है और आंसर हमारा आ जाएगा, आर गुड़े कप्पा कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए, ठीक है। तो बस यहीं से हमें क्या करना है, चीजों को ला देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए, ठीक है, बस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 1500 गुड़े, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.146, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। इसका यूनिट बताइए। के इंटू आर से आ जाएगा, बहुत सही, ठीक। तो यहाँ पे बस सॉल्व करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ठीक है, एक मक्खी बैठ गई और उसने पूरा बना दिया डिजाइन। एक मक्खी बैठ गई इस बोर्ड पे और पूरा डिजाइन बना दिया, उसमें कहे भाई कहाँ से लिख दिया मैंने, ठीक। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारा क्या होगा, निकल के आएगा, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 2.29, 0 पॉइंट, ठीक है, 0.2, ठीक है, क्या आ जाएगा, 0.219, 0.219, ठीक। और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट देखिए कैसे हम लोग पता करेंगे, यूनिट कैसे आएगा इसका, एल अपॉन ए है, तो एल का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, और ये क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स आएगा, हमें ये ध्यान देके रखना है जी। चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, टाइम भी ओवर हो रहा है, ठीक है। आइए, फिर से देखिए एक और नया क्वेश्चन आ गया, एसिटिक अम्ल की चालकता दी हुई है, ठीक, यहाँ भी वही ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ, केवल आप लोग इसको कोशिश करिए। देखिए एसिटिक अम्ल की चालकता, ये देखिए यह क्या है, मोलरता दिया हुआ है क्वेश्चन में और चालकता दिया हुआ है, मोलर चालकता निकालना है। और उसके बाद ये काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बस फार्मूले पे है, बस फार्मूले पे देख लीजिए, यहाँ पे मोलरता दे रखा है इसने 0.00241, उसके बाद चालकता दिया है, यानी कप्पा की वैल्यू दी है 7.896 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलर चालकता का परिकलन कीजिए, तो यहां से तो बस सिंपल फार्मूला लगाना है हमें, ठीक। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या लगाएंगे, लैम्डा यम बराबर कप्पा गुड़े 1000/यम, बस इसी फॉर्मूले से चीजें को हम लोग सॉल्व कर देंगे, पहला वाला क्वेश्चन खत्म। इसके बाद दिया एसडी कम लिखे, लैम्डा यम नॉट का मान इतना है,
तो लैम्डा यम नॉट का मान अगर इतना है तो क्या करेंगे हम लोग, तो विभजन स्थिरांक निकालिए, यानी विभजन स्थिरांक क्या होता है, केसी निकालना है, ठीक है, केसी निकालना है। तो पहले हम लोग अल्फा निकालेंगे फिर केसी निकालेंगे। तो अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा बराबर क्या होता है, लैम्डा यम बटे लैम्डा यम इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट बोलते हैं या तो नॉट भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं उसको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका मान भी दिया है, इसका मान यहां से निकालेंगे, यहां से अल्फा निकल जाएगा, ठीक जी, एलएसआई वाला। हाँ, और जब हम लोग दोनों का वैल्यू निकाल देंगे तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, इसकी वैल्यू यहां से निकालेंगे, और इनफाइनाइट वाला देखिए दिया हुआ है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ये हमें अभी फाइंड करना है, इसकी वैल्यू दी हुई है 390.5, ठीक, यहां से अल्फा निकलेगा। अल्फा निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, वियोजन स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक क्या होता है, केसी होता है। वियोजन स्थिरांक क्या होता है, केसी होता है। तो केसी निकालने का फार्मूला क्या होता है, अल्फा, ठीक है, सी इंटू अल्फा। अब देखिए इसके लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक, अब इसके देखिए फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा और 1 माइनस सी 1 माइनस अल्फा, ठीक, सी 1 माइनस अल्फा, यहाँ सी से सी कैंसिल हो जाता है, तो फॉर्मूला हमारा के सी का डायरेक्ट आएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अल्फा की वैल्यू पुट करिए, और सी का मतलब क्या है, सी हमारे यहाँ मोलरता है, सी क्या है, मोलैरिटी है, मोलरता यानी यम जो दिया है वही सी है, ठीक है। सांद्रता यहाँ क्या है, मोलरता है। तो बस हमें चीजों को पुट करना है, आंसर आ जाएगा। इसको खुद से प्रयास करिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं, चलिए। फिर देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। क्या दिया हुआ है, 1 मोल Al3+ को Al में करने के लिए कितना आवेश चाहिए, तो 1 मोल के लिए आवेश कितना होता है, मैंने बताया था ना कि 1 मोल, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 96500 कूलम। और यहाँ पे कितने मोल इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, Al3+ को Al में जाना है, तो Al3+ जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो Al में जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Al में जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 मोल, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 96500, 3 मोल का कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ बस हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 मोल के लिए, ठीक है, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा, 3 गुणे 96500 कूलम, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सिंपल तरीके से बस लगा सकते हैं, ठीक। ऐसे इसमें देखिए क्या है, 2+ से सूझा, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है हमें। यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब देखिए इसमें बताइए Mn4+2 Mn2+, हाँ हाय, ठीक जी, हाँ। अब बताइए इस वाले में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं यहाँ से यहाँ जाने में, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खर्च हो रहे हैं। ये देखिए MnO4- से कहा जाना है हमें, Mn2+ में, ठीक। MnO4- से Mn2+ में अगर जाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन ये खर्च होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें Mn का बस चार्ज निकालना है, Mn का, हाँ ठीक, ठीक है, आपने तो निकाला है। चलिए यहाँ हम लोग भी चेक कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए Mn का यहाँ पे चार्ज कितना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था इसका निकाल लीजिए। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, Mn को मानेंगे यक्स प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का आवेश कितना होता है -2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे यक्स, ठीक है, -8 इक्वल टू -1, इस पे कितना आ गया, +7 चार्ज, कितना है, +7 चार्ज है। तो यहाँ पे +7 से किसमें जा रहा है, +2 पे, यानी कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यानी इसने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, हाँ ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसने। तो 5 इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट किया, तो 1 मोल का आवेश कितना है 96500, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें बस इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं यहाँ से यहाँ जाने में।
यानी +7 से +2 में जाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना है 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 96500, इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें बस पता करना है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी। चलिए आगे। ठीक है, ऐसे देखिए वाले भी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ भी वही पूछा है कितने कूलाम विद्युत की आवश्यकता है। ठीक, अब जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, अब देखिए एक नया क्वेश्चन आ गया, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का होगा। ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आइए हम लोग आज कर लेते हैं। ये हमारा फैराडे पे है और फैराडे के फॉर्मूले को भी डिस्कस हम लोग इसी के साथ कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं आज का फैराडे वाला क्वेश्चन। ठीक, आइए क्या बोल रहा है, NiNO3 के विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हुए 20 मिनट तक विद्युत अपघटन किया जाता है। Ni की कितनी मात्रा कैथोड पर होगी। देखिए पहले हम लोग वैद्युत अपघट्य का क्वेश्चन है, तो वैद्युत अपघट्य सेल को पहले बनाइए तभी क्वेश्चन हमारा होगा। आइए बनाते हैं हम लोग वैद्युत अपघट्य सेल। ये मैंने बनाया, ठीक है, इसमें मैंने लगाया प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड। मैंने क्या लगा दिया, प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड, आपको याद होगा इसमें दोनों क्या होते हैं, एनोड कैथोड दोनों एक ही कंटेनर में रहते हैं। तो मैंने प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा दिए, प्लस और माइनस वाले। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, हमारे पास जो विलयन है वो क्या है, निकिल NaNO3 का होल ट्वाइस है। तो NaNO3 यानी इस पे क्या होगा प्लस चार्ज, बैटरी जोड़ दिया, इस वाले पे होगा माइनस चार्ज। NaNO3 में क्या होंगे, दो तरह के आयन है, Na प्लस और NO3 माइनस। NaNO3 का अगर रिएक्शन लिखूंगा मैं तो क्या होगा NaNO3, ठीक है, सॉरी Na नहीं है, NiNO3 है, निकिल है, ठीक है, NiNO3 का होल ट्वाइस है, तो ये किसमें टूटेगा, तो जाएगा Ni2 प्लस प्लस जाएगा 2NO3 माइनस में टूट जाएगा। तो हमारा जो ये क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, निकिल की कितनी मात्रा कैथोड पर जाएगी। तो हमें पता है, हमें पता है इसमें नोड और कैथोड क्या है, हमेशा देखिए जिधर जाता है कटायन, कटायन मतलब पॉजिटिव वाला, उसे बोलते हैं कैथोड। ये वाला क्या होगा, हमारा होगा कैथोड। और जिधर जाता है एनायन, यानी इधर कौन जाएगा NO3, माइनस जाएगा प्लस पे और प्लस जाएगा माइनस पे, तो इसको बोलेंगे एनोड। ठीक, जिधर कटायन जाता है उसे कैथोड, जिधर एनायन जाता है उसे एनोड बोलते हैं। चलिए, तो ये पूछ रहा है कि निकिल कितना मात्रा निकिल का यहाँ पे जा रहा है, कितना निकिल यहाँ पे जा जाके कलेक्ट होगा, पॉजिटिव वाला निगेटिव पे कितना जाएगा, यही क्वेश्चन है। इसका कितना द्रव्यमान, इसका कितना द्रव्यमान, मास कितना जाएगा, W यही निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, फराडे वाले से लगाते हैं। आइए चेक करते हैं कैसे होगा। चलिए, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड देखिए कोई अभिक्रिया नहीं करता, ये उदासीन टाइप का होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। के बीच 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाएगी, तो धारा दिया है I बराबर 5 एम्पियर। ठीक, 20 मिनट तक, तो टाइम कितना दिया है 20 मिनट। तो हमेशा देखिएगा समय सेकंड में रखना है, क्योंकि एम्पियर मिनट नहीं होता, एम्पियर सेकंड होता है। तो इसको कन्वर्ट किसमें कर लेंगे, सेकंड में, तो जाएगा 20 इंटू 60, ठीक है, तो जाएगा 2 छक्का 1200 सेकंड में चला गया। ठीक है, 20 मिनट मतलब 1200 सेकंड। विद्युत अपघटन हो गया, अपघटन देख रहे हो ना, अपघटन का मतलब आयन टूट गया। निकिल का कितनी मात्रा कैथोड पर निक्षेपित होगी, यानी कितनी मात्रा निकिल की जाके कैथोड पर जाके चिपक जाएगी। तो हमें क्या करना है, मात्रा मतलब W निकालना है, कितनी मात्रा होगी W निकालना। फार्मूला क्या होता है, तो फैराडे का प्रथम नियम लगाएंगे। फैराडे का प्रथम नियम क्या बोलता है, ठीक है, फैराडे का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि W हमेशा प्रोपोर्शनल होता है किसके, आवेश के, हमेशा आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है, हाँ सीओम यादव जी हेलो। ठीक, आवेश के समानुपाती होता है। ठीक, जितना ज्यादा आवेश देंगे उतना ज्यादा मात्रा क्या होगा, इसका जाके चिपकेगा। जितना ज्यादा इसमें आवेश देंगे, जितना ज्यादा चार्ज देंगे, उतना ज्यादा जा जाके इस पे चिपकेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से,
यहाँ से फार्मूला हमारा तो ये तो है, नियम है। फार्मूला क्या होता है, W बराबर होता है Z इंटू क्यू, और Z बराबर होता है E अपॉन F, और Q बराबर होता है I इंटू T। तो हमें I पता है, T पता है, F की वैल्यू तो वही है, फराडे नियतांक वाला जी। हाँ ठीक, फराडे नियतांक वाला है। ठीक है, अब हमें निकालना होता है E, मेन होता है हमारा E कैसे निकलेगा, E कैसे निकलेगा। चलिए, E कैसे निकलेगा, तो हमारा E बराबर देखिए क्या होता है, E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है मोलर द्रव्यमान। ठीक है, इसका जो भी क्या होता है मोलर मास होता है, इसका क्या होता है जो भी द्रव्यमान होता है। हेलो सर, आप कहाँ से हैं, हम बनारस से ही हैं। ठीक है, हम वाराणसी से ही हैं। ठीक, हाँ, ई का क्या रखा, ई बराबर कैसे लिखा था, इसका मोलर द्रव्यमान बटे आवेश, मोलर द्रव्यमान बटे आवेश। तो मोलर द्रव्यमान जो होता है निकिल का वो होता है 58.70 होता है। ठीक, और इसका आवेश मतलब चार्ज कितना है निकिल पे, 2 प्लस है, तो यहाँ पर रख देना है 2। ठीक है, ई निकालने का तरीका क्या है, जो भी मोलर मास दिया रहेगा उसको उसके आवेश से भाग दे देना है। ठीक है, आइए कभी प्रयागराज, जी जरूर आएंगे। चलिए, हाँ ठीक, तो मोलर द्रव्यमान को क्या करना है, ठीक, आंसर बता दिया अनिल साहनी ने 1 पॉइंट। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आपने आंसर पहले ही ला दिया, अच्छी बात है। 1.825, ठीक सही है, आंसर तो सही लाया है आपने एकदम। तो हम लोग क्या करेंगे, ई का मान निकालना चाहिए, इसका मोलर द्रव्यमान, यानी ये देखिए क्वेश्चन में ये ई दिया रहता है, क्वेश्चन में टेंशन नहीं लेना है। एनआई का जो मोलर द्रव्यमान है वो दिया रहेगा 58.7, ठीक है, ग्राम पर मोल, ये पेपर में दिया रहेगा। ठीक, अब इसका आवेश बटे आवेश से भाग देना है, तो आवेश मतलब यहाँ पे हमें आवेश दिख रहा है ना, 2 प्लस चार्ज डिवाइड कर दीजिए, अब यहाँ पे रख देना है हमें। अब हमें क्या करना है, केवल और केवल पुट करना है, ई का मान आ गया 58.7 अपॉन 2, एफ का मान क्या होता है 96500, आई कितना दिया है, आई दिया है 5 एम्पियर, और समय कितना था 1200 सेकेंड, 1200 सेकेंड। इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर किसी ने लाया है, आंसर आपने ला दिया है, मैं वही लिख दे रहा हूँ, आंसर एकदम सही है। ठीक है, हेलो सर, आई एम बैक, विवेक प्रताप सिंह, अच्छी बात है। ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करिए। 1.825 क्या आ गया, 1.825 ग्राम इसका आंसर आएगा। इतना ग्राम निकल 2 प्लस जाके यहाँ पे चिपक गया, यहाँ पे जाके चिपक जाएगा। ठीक, ये हमारा फराडे का प्रथम नियम से लगा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो आज के लेक्चर में लगभग हम लोगों ने हर टॉपिक के क्वेश्चन को कवर किया, हर टॉपिक से क्वेश्चन कवर किया, और इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए। अब हम लोग लेक्चर को समाप्त भी कर दे रहे हैं यहीं पे।